एक एग्जाम ऐसा नहीं हुआ शायद ही झारखंड में जो क्वेश्चनेबल ना हो। तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? पॉलिसी, भ्रष्टाचार, नेता, ब्यूरोक्रेट्स। कि सरकार की नालाकियत के कारण ये सारी गड़बड़ियां होती है और सरकार कहीं ना कहीं अफसरों के साथ लिप्त रहता है अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, इसलिए ये गड़बड़ियां होती है। सुदेश जी, एक सवाल अब नया खड़ा हो रहा है इस स्टेट में। जब राज्य बना तो बाहरी भीतरी का मुद्दा यहाँ हमेशा रहा, आज भी है। अब एक बाहरी भीतरी के बाद कुर्मी और आदिवासी का एक मुद्दा खड़ा हो गया है, गांव-गांव में फ्रिक्शन हो रहा है। यह जो मुद्दा है यह झारखंड को कहाँ ले जा रहा है? क्या नॉर्थ ईस्ट बनने जा रहा है झारखंड? क्रिएटिव प्लान है, ये एक तैयार किया हुआ प्लान है जिसको थोपा जा रहा है। वो मंच अखबार हो सकता है, वो मंच कुछ सामाजिक मंच हो सकते हैं जहां इन चीजों को बनाकर थोपा जा रहा है। बाबूलाल जी, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है या पॉलिसी? जब तक हम भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं करते हैं या उस पर हम चोट नहीं करते, उसके अंदर में भ्रष्टाचारियों के अंदर में हम भय नहीं पैदा करते हैं, तो फिर कोई भी विकास का काम आगे नहीं हो सकता। आपने नीति तो बहुत अच्छे बना दिया, नीति नहीं बनी हुई है, पॉलिसी नहीं बनी हुई है, ऐसा तो है नहीं। सरकार के पास पॉलिसी है सब कुछ। जैसे आपने कहा कि दाल में नमक जरूरी है, गाड़ी के पार्ट्स में ग्रीस जरूरी है, सत्ता में भ्रष्टाचार जरूरी है, ऐसा एक तबका मानता है कि उससे फास्ट होता है काम। सीमा तक रहे, तब उस सीमा तक रहे भ्रष्टाचार तो वह नुकसान नहीं पहुंचाता है। हर दल यहाँ पे पॉलिटिकली राइट होना चाहता है, लीगली नहीं, और खुल के ये बोलता भी नहीं है कि भाई लीगली संभव नहीं है। दोनों संभव है, दोनों संभव है। कैसे? दोनों संभव है क्योंकि पूर्व में यही रिजर्वेशन का मामला जब था तो जब लीगली बात आई तो 50% से ऊपर नहीं जा सकते थे, लेकिन आज के दिन में जब भारत सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट ने जब ये क्लियर कर दिया कि ये अब अहर्ता नहीं रही, 50% से ऊपर रिजर्वेशन तैयार किया जा सकता है, उन्होंने भी +10 कर लिया। सरयू राय जी से मेरा एक सवाल है। सर, आपकी पहचान भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई के रूप में हुई है, और फिलहाल जो झारखंड में परिदृश्य है, जिस तरह से एक के बाद एक ब्यूरोक्रेट्स पर आरोप लग रहे हैं और उनकी गिरफ्तारियां हो रही है, उनके पूरे परिवार से पूछताछ हो रही है, आपको क्या लगता है, क्या झारखंड में सचमुच में ब्यूरोक्रेट्स का यही हाल है? आप तो शुरू से देखते रहे। तो आज जो हम ब्यूरोक्रेट्स की बात करते हैं, ये ब्यूरोक्रेट आज तो मुझे लगता है कि लोग कई बार भाषण में हम लोग ही कहते हैं कि लाल फीता शाही हावी है, पर आज तो लाल फीता शाही पर राजनीति शाही हावी है। कोई अधिकारी चू नहीं बोलता है। अगर सीएमओ से आदेश चला जाता है तो वह सही को गलत और गलत को सही करने के लिए तैयार हैं। दर्जनों उदाहरण हर जिले में हैं। जैसा संजय ने कहा कि सरयू राय और बाबूलाल जी इस काम के लिए जाने जाते हैं कि कहाँ गलती हो रही है उसकी पहरेदारी ज़बरदस्त करे, मतलब भ्रष्टाचार का मुद्दा आए तो उसको उठाए ठोक ठटका के। लेकिन सुदेश जी, आप झारखंड में यकीन मानिए जो भी आप नई लकीर देखेंगे, चाहे वो पॉलिसी वाइज हो या इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हो, आपको सुदेश महतो का नाम सबसे पहले दिखेगा। तो नई लकीर खींचते हैं। लेकिन ये 25 वर्ष का झारखंड हो चुका, जिस की नींव बाबूलाल मरांडी जी ने रखी, जिस पे निगाह सरयू राय जी की थी, वो लकीर खींचने समय क्या वाकई में ऐसा खिंच गया कि वो लगातार गलत डायरेक्शन में जा रहा है या फिर सही डायरेक्शन में? बिहार के समय ये सभा झारखंड ऑटोनॉमस काउंसिल का हुआ करता था, मान लीजिए अघोषित तरीके से जब हमारा झारखंड था। पहला सवाल मेरा जो होगा वो बाबूलाल जी से होगा। बाबूलाल जी, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है या पॉलिसी? भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है या पॉलिसी, रॉन्ग पॉलिसी? देखिए, मैं कि मुद्दा जो कि कोई भी प्रदेश के विकास के लिए या डेवलपमेंट के लिए, जब तक हम भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं करते हैं या उस पर हम चोट नहीं करते, उसके अंदर में भ्रष्टाचारियों के अंदर में हम भय नहीं पैदा करते हैं,
तो फिर कोई भी विकास का काम आगे नहीं हो सकता। आपने नीति तो बहुत अच्छे बना दिया, नीति नहीं बनी हुई है, पॉलिसी नहीं बनी हुई है, ऐसा तो है नहीं। सरकार के पास पॉलिसी है सब कुछ, लेकिन उस पॉलिसी का कोई पालन नहीं होता है। यानी भ्रष्टाचार के लिए अगर आप सबको छोड़ देंगे तो लोग लूटते रहेगा, आपकी पॉलिसी बनी रहेगी, वो पॉलिसी आपका किताब में रहेगा, फाइलों में रहेगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पॉलिसी कह कर के हम ये भाग नहीं सकते, पॉलिसी बनी हुई है जितनी, हाँ उस पॉलिसी में कोई कमी होगी तो उसको मजबूत करे, ठीक करे। लेकिन आज के तारीख में झारखंड में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, और भ्रष्टाचार के कारण ही मैं कह सकता हूँ कि झारखंड आगे बढ़ते हुए दिख नहीं रहा है। भले आप यहाँ कर लिखा हुआ है कि अब रफ्तार पकड़ने को तैयार है झारखंड, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। ये ठीक है, फॉलोअप के लिए रफ्तार हो सकता है, लेकिन झारखंड के डेवलपमेंट के लिए कोई रफ्तार है ऐसा मुझे दिखता नहीं है। अच्छा बाबूलाल जी, इसी से जुड़ा सवाल है, आप पहले मुख्यमंत्री बने थे इस राज्य के। ऐसा कहा जाता है कि उस समय ज्योतिषियों ने, पंडितों ने 15 नवंबर की जो तिथि थी राज्य गठन की, उसको उपयुक्त नहीं माना था। क्या इसमें कोई सच्चाई है? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि भाई हम कोई ज्योतिष तो है नहीं कि हम आपको बतावें कि उस समय का मुहूर्त ठीक था नहीं था, ये कहना कठिन है। और मेरी जानकारी में शायद देश की स्वतंत्रता भी 15 अगस्त 1947 को वो भी रात्रि में ही हुआ था। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम अपने दायित्वों से जो लोग भागता है काम से, तो फिर इधर उधर लोग फेंकने लगते हैं कि भाई ये मुहूर्त ठीक नहीं था, वो मुहूर्त ठीक नहीं था। और ये जितनी भी मुहूर्त जिसको लोग कहते हैं ना, जैसा कृष्ण पक्ष में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, लेकिन उन्होंने इस संसार को, इस मानव जाति को उन्होंने एक मार्ग दिया, रास्ता दिया, और जिसे हम पूछते हैं आज भी। तो इसलिए कौन कब जन्मा, किस मुहूर्त में, यह विषय बहुत अधिक नहीं मैं मानता हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की बात कह कर के लोग बाएं दाएं भागने की कोशिश करते हैं। और कोई 12 बजे रात में भी पैदा हुए होंगे। हम अपनी माँ से पूछते हैं कि भाई हम कब पैदा लिए, माँ तो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। गांव में हम बच्चे पैदा लिए तो बोला कि बेटा कि सूर्यास्त होने के पहले शायद पैदा हुए होंगे, क्योंकि वो परसों पीड़ा में रही होगी घर में, तो उनको कोई बहुत अंदाज भी नहीं होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि भाई कौन कहाँ कब पैदा होता है आपके बस में नहीं होता है। ये आपके बस में है कि पैदा होने के बाद उनके परिवारिक आप किस प्रकार से करते हैं, उनको कैसे बढ़ाते हैं, ये आपके बस में है। आप ठीक से परिवारिश नहीं करेंगे उस बच्चे की तो उनका विकास नहीं हो सकेगा। सरयू जी से मेरा सवाल होगा कि राज को बनते हुए आपने देखा, आगे चलते हुए देखा, कहाँ आपको लगता है कि कमी रह गई, या वाकई में राज को 25 वर्षों में जो करना था वो अटेंड हो चुका है? नहीं, राज्य के बनने के बाद कोई भी सरकार रहती है, अपने हिसाब से काम शुरू करती है, उसमें कमी बेसी होता है। पहली सरकार बनी थी, उसने एक रास्ता बनाया था। अब लोकतंत्र है, पार्टियां हैं, सरकार हैं, तरह तरह के मुद्दे आते हैं, तो हम जो सोचते हैं कि इस एक सीधी रेखा में हम चलेंगे, वो हो नहीं पाता है और रास्ते बदलते रहते हैं। मगर नीति अगर बन जाती है और उस नीति पर कोई कायम रहे तो नतीजे आते हैं। शुरू में 2000 से 2005 के बीच में तो प्रगति की रफ्तार सामान्य रूप से सही थी, कार्यक्रम भी लागू हो रहे थे और उसके नतीजे भी आ रहे थे। उसके बाद जैसी स्थिति बनी, उसमें पहले की नीतियां तो गौण हो गई। 2006 के बाद से 12, 13, 14 तक सरकारें बनी, बदली, मुख्यमंत्री आए, कुछ दिन के बाद मुख्यमंत्री बदल गए, ये होता रहा। तो इस बीच में कोई ठोस नीति नहीं
हो पाई थी। बाबूलाल जी ने कहा कि नीति और भ्रष्टाचार की बात है, तो भ्रष्टाचार के बारे में तो आम कहावत है कि जैसे ग्रीस होता है मशीन में डालते हैं कि मशीन स्मूथली चलेगी, या दाल है उसमें नमक हो जाता है। अगर भ्रष्टाचार या अनियमितता इस सीमा तक रहे तो लोग मानते हैं कि इस भ्रष्टाचार के साथ साथ प्रगति तेज रफ्तार पकड़ेगी। और भ्रष्टाचार होता है तो लोग मानते हैं कि भाई गति विकास की तेज होगी। दूसरे जो राज्य हैं, हर राज्य में आज की राजनीति में ही नीतियों से विचलन या जिसको हम भ्रष्टाचार कहते हैं वो दिखाई पड़ता है। झारखंड के साथ है कि भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है मगर विकास की गति नहीं बढ़ रही है, इतना ही अंतर है। 2005 के बाद जैसी सरकारें आईं 2014 तक, तो बहुत ही स्थिरता नहीं थी। इस नाते इस बीच में चूँकि झारखंड में संसाधन हैं तो कोई सरकार नहीं भी काम करेगी तब भी विकास होगा, जीडीपी बढ़ती रहेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती रहेगी सामान्य तौर पर भी। पर इस जो बीच का 2006 से 2014 के बीच का जो समय था ना, इस समय में राज्य का विकास जिस गति से होना चाहिए वो नहीं हुआ। और 2000 से 2005 तक जो नीति चली, धारा चली विकास की, उसमें व्यवधान हो गया। ये मेरा अपना अनुमान है। तो जैसे आपने कहा कि दाल में नमक जरूरी है, गाड़ी के पार्ट्स में ग्रीस जरूरी है, सत्ता में भ्रष्टाचार जरूरी है, ऐसा एक तबका मानता है कि उससे फास्ट होता है काम। सीमा तक रहे, तब उस सीमा तक रहे भ्रष्टाचार तो वह नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, लेकिन आपका भ्रष्टाचार बड़ा है, मेरा वाला छोटा था। कोई भी आदमी काम करेगा, जो काम करेगा तो काम करते समय तो गलती होगी, काम करते समय गलती होती है। अगर उस गलती की ओर कोई संकेत कर देता है कि आप गलती कर रहे हैं और गलती करने वाले ने गलती सुधार दिया, तो भ्रष्टाचार का अंत वहीं हो जाता है। अगर चेतावनी देने के बाद, सूचना देने के बाद भी अगर आप उसी रास्ते पर चल रहे हैं तो वह भ्रष्टाचार नुकसानदेह होता है। काम करते समय गलतियां हैं, इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि कुछ न कुछ नीति बन गई, कार्यक्रम बन गए, विचलन होता है। यह विचलन ही भ्रष्टाचार का संकेत होता है। हमारे कार्यों में जाने अनजाने हो जाना एक अलग बात है, मगर हम अगर ये मान लें कि हमको भ्रष्टाचार ही करना है और उसके लिए हम नीति बनाते हैं, तब ऐसी समस्याएं खड़ा होती हैं जो आज खड़ा हो रही हैं। सुदेश जी से एक सवाल है। सुदेश जी लगातार उठाते भी रहे हैं 1932 का खतियान, डोमिसाइल, स्थानीय नीति, और इन पर आरोप भी लगता है जब सत्ता में रहते हैं तो इन चीज़ों को ये करा नहीं पाते हैं, बाहर जब रहते हैं सत्ता से तो इसकी मांग करते हैं। और युवा जो है झारखंड का वो आज मतलब बिखरा हुआ है, मतलब उसका ख्वाब जो है सो कमज़ोर हो गया है। तो ये डोमिसाइल, स्थानीय नीति और 1932 के खतियान का हल क्या है? पॉलिटिकल मांग अलग चीज़ है, लेकिन इसका हल क्या है? मैं आज फॉलोअप के इस कॉन्क्लेव को सबसे पहले अपनी ओर से बधाई देता हूं, ये मानते हुए कि ये वार्षिक समारोह आपके लिए है, लेकिन मुझे एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहां पर राजनेता या फिर ऐसे लोग जो राज्य के प्रगति में अपना एक हिस्सा रखते हैं या उनका विचार का महत्व होता है, ऐसे लोगों का विचार आप इस प्लेटफॉर्म में संग्रह करने की एक कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं पहले प्लेटफॉर्म को बधाई देता हूं। मैं आपके टैग लाइन पे नहीं जा रहा हूं और आपके कुछ सवालों पर ऐसे ही नहीं चला जा रहा हूं। मैं आपको ये मानता हूं जितेंद्र जी कि आप प्रदेश गठन के समय से इस 24-25 साल के सफ़र में एक पत्रकार की भूमिका में प्रदेश को व्यक्तिगत रूप से भी देखा है। आपके प्रभात खबर में होने का या किसी और खबर में होने का या फॉलोअप में आने का, इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। एक कॉमन पत्रकार के रूप में आपने चीज़ों को बहुत मजबूती से देखा है
और एक पत्रकार के रूप में मूल्यांकन भी कर रहे हैं। जिस समय और जिन विषय को लेकर आपका प्रश्न है कि राज्य में एक स्थानीय नीति बने, मुझे लगता है कि राज्य स्थापना के बाद ही इस विषय को लेकर मेरे सामने आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं तत्कालीन, इसकी पहल हुई और पहल हुई इसी रास्ते पर पहल हुई, इसी को आधार बनाकर पहल हुई। तत्काल उस समय की परिस्थिति, न्यायालय का हस्तक्षेप, जिसके कारण स्पष्ट रूप से यह विषय आ नहीं पाया। अभी आदरणीय सरजू राय जी ने स्टेट के एक चीज को बड़ा क्लियर कर दिया कि राज्य की स्थापना और स्थापना से 2000 से 2005 तक, उसमें भी एक गवर्नमेंट को एक जनादेश के साथ हम लोग बैठे जो थोड़ी स्थिर चली थी, फिर भी उसमें 2 गवर्नमेंट बन गए थे, 2 सरकारें बन गई, आधा खुद मुख्यमंत्री जी का, बाबूलाल जी का, और एक फिर अर्जुन मुंडा जी का आ गया था। उसके बाद का जो समय है 2005 से लेकर 14 तक का समय अस्थिर समय रहा है। कभी भी स्पष्ट जनादेश ना होने के कारण सरकारों का आना जाना रहा और अल्प समय पर रहे, जब नीतियों पर काम नहीं किया जा सकता है। 14 के बाद थोड़ा स्पष्ट जनादेश आया तो काम भी हुआ। उस समय भी ये विषय आया कि स्थानीय कौन, ये बहुत बड़ा विषय था कि स्थानीय कौन होंगे, परिभाषित करिए और स्थानीयता का को स्पष्ट करिए। तब भी आया विषय, स्थानीयता पर बात भी हुआ, सरकार ने एक लाइन भी खींच दिया कि चलो इसको हम मानते हैं, ये 80, 84, 85 जो भी एक लाइन उन्होंने तय किया उसको मानते हैं, इसके आधार पर अब आगे हम लोग काम करेंगे। फिर आगे बढ़े, एक जनादेश फिर आता है, वो जनादेश होता है फिर से 1932 का एक टैगलाइन के साथ फिर से जनादेश आता है। आप माननीय मुख्यमंत्री जी अभी थे आपके बीच में, मुझे लगता है कि सबसे पहले पूछ लेना चाहिए कि जनादेश 2000 से 2014 तक कभी भी इस विषय को लेकर जनादेश नहीं माना गया, क्योंकि हम इस राज्य के एक संघर्षशील साथी रहे हैं, राज्य के निर्माण में यहाँ के लोकल लोगों की भागीदारी को समझते हैं। तो निश्चित रूप से हमें जब भी झारखंड राज्य की कल्पना या उसके बारे में चर्चाएं की जाती थी तो ये कहा जाता था गांव के लोगों को इस आंदोलन में शामिल करने के लिए एक छोटी सी बात को समझना पड़ता था कि प्रदेश अगर गठन होगा तो पटना से हम रांची आएंगे और रांची आएंगे तो आपके बाल बच्चों को अधिक अवसर मिलेगा। सीधे इस लाइन को लोग समझते थे और इसी के आधार पर आगे काम होने लगा। काम होने का जो भी संकेत मिला उसी संकेत के आधार पर आगे हम लोग बात कर रहे हैं। मैं कहा कि अभी जो थे उन्होंने इसी को मुद्दा बनाकर पूरे राज्य भर में एक इशूज तैयार किया कि मेरी गवर्नमेंट आएगी तो सबसे पहला काम और यही निर्णय आएगा। आप अभी उनके 19 से लेकर अभी तक का जो सफर, जो उनका कार्यकाल रहा है, ये विषय को एक बार केवल एक राज्यादेश के रूप में विधानसभा में लाना और 9 शेड्यूल में डालने के लिए सीधे भेज देना और ये कहानी को चैप्टर को बंद कर देना, ये खत्म हो गया। क्या राज्य सरकार के पास इतनी निहित शक्तियां तो होती है कि इसको अपने जो इन हाउस वैकेंसीज हैं उसके ऊपर तो लागू कर सकती है। अभी अभी जो मंच में बैठकर अभी आपसे चर्चा की, बोले कौन सी नीति अभी राज्य में है हमको बता दीजिए। 32 के आह्वान और उसके बल पर आने वाले लोग आज कौन सी नीति लेकर आए हैं और किस नीति के आधार पर नियुक्तियां हो रही है और इस नियुक्ति में कहाँ के लोग हैं, उनको प्राथमिकता क्या मिली है। अगर ये आपके लिए अगर मेजर इश्यूज और मुझसे जानना है तो ये वहां आना चाहिए कि जिनसे ये निर्णय आना चाहिए उनको पूछिए कि अभी जिस विषय के साथ ये जनादेश आपने हाका है वो जनादेश में आपका इस विषय को साथ आपका संबंध ही टूट गया है, आपने संबंध तोड़ दिया है भाई साहब इसके साथ। लेकिन सवाल तो ये होता है, सरयू राय जी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, पॉलिटिकली राइट होना और लीगली राइट होने दोनों में अंतर है। हर दल यहाँ पे पॉलिटिकली राइट होना चाहता है, लीगली नहीं, और खुल के ये बोलता भी नहीं है कि भाई लीगली संभव नहीं है। संभव है, दोनों संभव है। कैसे? दोनों संभव है, क्योंकि पूर्व में यही रिजर्वेशन का मामला जब था तो जब लीगली बात आई तो 50% से ऊपर नहीं जा सकते थे, लेकिन आज के दिन में जब भारत सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट ने जब ये क्लियर कर दिया कि ये अब अहर्ता नहीं रही, 50% से ऊपर रिजर्वेशन तैयार किया जा सकता है, उन्होंने भी +10 कर लिया। तो इस राज्य के पास तो आज़ादी थी ना कि ऐसे प्रस्ताव लेके आते हैं और आरक्षण की सीमाओं को बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने खेला फिर भी विधानसभा में। नहीं, बिहार तो किया, खारिज हो गया कोर्ट से। नहीं, फिर बिहार ने कोर्ट ने खारिज किया, लेकिन आधार भी बनाया कि हमने जनगणना कराया। तर्कों को देखो, खारिज होने के तर्क जो हैं वो देखो, और आज भी फिर से कमिटमेंट के साथ, उसी विश्वास के साथ नीतीश बाबू वो राज्य के अंदर में उसी परिभाषा को, जिस परिभाषा को उन्होंने लागू किया था, फिर से वो जा रहे हैं। उच्च न्यायालय
या सुप्रीम कोर्ट आपसे आपके दलीलों का आधार खोजता है, ट्रिपल टेस्ट जैसे विषय को खोजा जाता है, तो आप अगर प्रक्रिया पूरा करके नहीं जाते हैं तो कोर्ट आपसे यही कहता है कि इसके आधार को पूरा करके आइए, फिर हम आप इस काम को पूरा करें। अच्छा सुदेश जी, एक सवाल अब नया खड़ा हो रहा है इस स्टेट में। जब राज्य बना तो बाहरी भीतरी का मुद्दा यहाँ हमेशा रहा, आज भी है। अब एक बाहरी भीतरी के बाद कुर्मी और आदिवासी का एक मुद्दा खड़ा हो गया है, गांव-गांव में फ्रिक्शन हो रहा है। यह जो मुद्दा है यह झारखंड को कहाँ ले जा रहा है? क्या नॉर्थ ईस्ट बनने जा रहा है झारखंड? क्रिएटिव प्लान है ये, एक तैयार किया हुआ प्लान है जिसको थोपा जा रहा है। वो मंच अखबार हो सकता है, वो मंच कुछ सामाजिक मंच हो सकते हैं जहां इन चीज़ों को बनाकर थोपा जा रहा है। बाकी ये चीज़ें कभी नहीं थी। आप याद करो, जब इस विषय को लेकर हम लोग विधानसभा में आए थे 2004 में, इसी विषय को, जब पुराने दस्तावेज की बातें और आधार जरूर है, लेकिन इसका मूल आधार बना 2004 में, जब इसी राज्य में हमारी गवर्नमेंट ने 2004 में इसी को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव बनाकर यहाँ से भेजा। उस समय इन हाउस आपको कई ऐसे नेता मिलेंगे जो बाहर में भी मंच सजा रहे हैं, वो उस समय उस असेंबली के मेंबर थे। अंदर में कोई, आपने किसी का विपक्ष का भी कोई बात हुआ था कि आप बता दो? कभी उसको आउट भी किसी ने किया था? नहीं किया था। किसी पॉलिटिकल कोई भी प्लेटफॉर्म पर इसका चर्चा चला था कि नहीं चला था? जब वास्तविक में इसका प्रस्ताव लाया गया तब इसकी कोई चर्चा नहीं थी। आज जब कोई विषय इसका नहीं है, उसके ऑन डिमांड समाज के लोग कर रहे हैं, तब इस सब्जेक्ट को खड़ा करके केवल अपने वोट बैंक को कुछ लोग इसको तैयार करने का या इस तरह के दूरियां बनाने की तैयारी कर रहे हैं। दोनों समाज संयुक्त रूप से प्रदेश के लिए लड़ा है और इन्होंने ही अपने संघर्ष से इस राज्य को वजूद में लाया है। इस वजूद को कमजोर करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, जो कभी भी यह सपना साकार नहीं होगा। बाबूलाल जी, एक कहावत होता है गांव देहात में कि लाजे भवस बोलस ना, सवादे भसुर छोड़स ना। सुदेश जी भी आपसे रिश्ता वैसा ही रखना चाह रहे हैं। वो अगर अपने मुद्दे पे आएंगे तो आपको दर्द होगा, लेकिन उनका ग्रोथ होगा ऐसा लग रहा है। और वो अपने मुद्दे को त्याग कर रहे हैं, मतलब आंसू का जो कोर मुद्दा है उससे आपको दिक्कत होती है, फिर भी आप दोनों साथ ही रहना चाहते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? लोग वोट कैसे करेंगे? लोग दोनों साथी को एक साथ कैसे देखना चाहिए? एग्जामिन कैसे करे आम पब्लिक? देखिए, हम दोनों बैठे हुए हैं साथ में भाई, और इसमें एग्जामिन क्या करना है? आपको क्या लगता है कि हम लोग कोई अलग अलग बैठे हुए हैं क्या? इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कोई विषय है इसमें से। जैसे उनका 1932 जितनी जोर से बोलते हैं सुदेश जी, उस आप धीमे बोलते हैं। वो रिजर्वेशन पॉलिसी में चाहते हैं कि हम बहुत हायर तक जाए, जैसे आपकी सरकार के समय प्रस्ताव आया था वैसे। मैंने आपकी बात को समझा, चलो मैं थोड़े से क्लियर कर देता हूँ कि इन्होंने भी वही बात कहा। अरे भाई, झारखंड राज्य जब बना तो स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर के विचारे चलिए, मंथन हुआ मंत्रिमंडल के स्तर पर। तब सबों ने हम लोग तय किया कि भाई बिहार का देखा जाए सर्कुलर कि बिहार सरकार स्थानीय किसको मानता है जिला स्तर पर 3rd और 4th ग्रेड की नियुक्ति के लिए। तो फिर बिहार से हम सब लोगों ने मंगाए। 1982 का सर्कुलर है, वो तो ओपन है, सब कुछ कोई भी सचिवालय से मंगा सकता है, बिहार से भी मंगा सकता है, यहाँ से भी ले सकता है। उस बिहार के सर्कुलर में उस समय 1982 में हम, अगर संभवतः हमको लगता है कि राय जी को बढ़िया से पता है, उस समय पंडित जगन्नाथ मिश्रा राज्य के मुख्यमंत्री होते थे पूरे बिहार के। उस समय सर्कुलर जारी हुआ था, 1982 को आधार वर्ष मनाया था। कहा कि भाई पिछले, यानी 1982 का सर्कुलर जारी हुआ था, और उसने कहा कि पिछले सर्वे राइट्स ऑफ रिकॉर्ड्स में बसकत पर्ची में जिनका पूर्वज का नाम दर्ज है उनको स्थानीय माना जाएगा, और 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और हम सब लोगों ने उसी को अंगीकार किया, कुछ भी हम लोगों ने हेर फेर नहीं किया। जहाँ बिहार लिखा हुआ था वहाँ झारखंड किया, जहाँ पटना लिखा हुआ था वहाँ हम लोगों ने रांची किया, और एक पिन कोड जो अलग होता है उसको इतना ही, यार हम लोगों ने उसको अंगीकार किया। लेकिन जैसे सुदेश महतो जी ने बताया ना, बहुत लोगों को नहीं पचता है, राजनीति करना होता है, तो सड़कों पर लोग हंगामा किया, लेकिन आया गया कुछ नहीं। इसके बाद 2016 तक किसी को पेट में दर्द ही होते रहा। और मैं कहूँगा कि आज से सत्ता में बैठे वो उन लोगों को पूरे दर्द हो रहा था उस समय, जेएमएम को भी, कांग्रेस को भी।
और इसका परिणाम ये हुआ, जब फिर 14 में रघुवर दास जी राज्य के मुख्यमंत्री बने तो उनको उन्होंने चेंज करना पड़ा और फिर 1985 को आधार वर्ष माना। उसको भी इन लोगों को पच नहीं रहा था। आप सबको ध्यान में है, जब हेमंत सोरेन की सरकार 19 में बनी तो इन्होंने उसको भी हटा दिया, और हटा करके अब तो पता भी नहीं है, बोलता भी नहीं है कौन सा नीति चल रही है झारखंड में। इसलिए मैं कहूँगा कि आप मुख्यमंत्री आए थे, इस बारे में आप उनसे पूछते, या आगे भी जो मंत्री आने वाले हैं शायद आपके कॉन्क्लेव में, तो आप उनसे पूछे कि भाई अभी झारखंड में स्थानीय और नियोजन नीति कौन सा चल रहा है, कटअप ईयर कब आप मान रहे हो। आपने तो कहा था 1932 की, और हम लोगों ने कोई सर्कुलर में 1932 का उल्लेख नहीं है कहीं भी। तो ये लोगों ने बोल बोल करके करते हैं 1932। हमने कहा कि पिछले राइट्स ऑफ रिकॉर्ड में बस कित पर्चा में जिसका नाम था, वो भी बिहार के काल से चला आ रहा था, पंडित जगन्नाथ मिश्रा ने किया। आप कोई भी सूचना का अधिकार के तहत बिहार से भी मंगा सकते हो, झारखंड गवर्नमेंट से भी मंगा सकते हो। हम लोगों ने कोई अलग से बनाया नहीं था। इसलिए आप सब लोगों से मैं कहूँगा कि मंत्री लोग आने वाला है, उनसे पूछिए स्पष्ट, ताकि जनता को अच्छी तरह से। आप हम लोगों के बीच में आप ये पूछेंगे तो कुछ निकलेगा नहीं। हम लोगों ने तो जो किया था वो किया था, नहीं सरयू वो जी, डंके की चोट पर हम लोगों ने कर लिया था। आप ये सरकार है जो कभी वोट की राजनीति के लिए कभी इधर करेंगे कभी उधर बोलेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा भाई। इसलिए ये प्रश्न मैं कह रहा हूँ अपने ओर से, हम तीनों से नहीं पूछे, ये प्रश्न आप सरकार से पूछिए, बाकी और आगे की बात पूछिए तो अच्छी रहेगी। 85 में तो सरयू जी भी थे, ऐसा नहीं है, वो मंत्री थे, उन्होंने बाकायदा इस बात को कहा था कि हाँ हम लोग एक समाधान निकालने जा रहे हैं। और तो वही तो कह रहे हैं ना, एक समाधान के लिए। जब उनको संतुष्टि नहीं था समाधान निकालने के लिए लोगों ने 1985 को आधार वर्ष माना, लेकिन वो भी हेमंत सोरेन को, वो भी कांग्रेस को नहीं पच रहा था। फिर ये लोगों ने सरकार बनते उसको कैबिनेट से क्या बोलते हैं उसको निरस्त कर दिया। अब इसलिए उसका जवाब तो उनसे पूछेंगे। आप यहाँ राय जी से पूछेंगे, अब सुदेश जी से पूछेंगे, हमसे पूछेंगे। अब भाई हम लोगों को क्यों लड़वा रहे हो? नहीं, ये तो ऐसा लगता है कि वही आपको कहा है कि इन लोगों को आपस में पहले लड़ा दो। इसलिए मैं पांडे जी कहूंगा कि आप लड़ाना है तो उनसे पूछिए, हम लोगों से नहीं पूछते तो अच्छा रहता। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर, ये है कि ना खेलम ना खेले देव, खेलवे बिगाड़ देव, ऐसा तो खेल नहीं हो रहा है। सारे राजनीतिक दल इसका सोल्यूशन नहीं निकल रहे हैं। बाबूलाल जी जब इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री हुए तो हर राज्य में नियोजन के लिए स्थानीयता की बात होती है, कोई नया नहीं था। जब बिहार एक था, उस बिहार में झारखंड भी शामिल था, तो 1982 में श्रम विभाग का जो सर्कुलर था वो सर्कुलर प्रभावी था पूरे बिहार के समय में। तो उस समय जो झारखंड के रहने वाले लोग थे उन्होंने तो कोई आवाज़ नहीं उठाई थी उसके खिलाफ में, वो लागू था। उसी को लागू किया गया झारखंड की पहली सरकार में। अब स्थानीयता के बारे में थोड़ी समझदारी भी अपनी बनानी पड़ेगी, तभी दूसरों की समझदारी बनेगी। स्थानीयता का प्रावधान कोई भी राज्य इसलिए करता है कि उसके जो लोग हैं उस राज्य के रहने वाले, नियोजन में उनकी अधिक से अधिक हिस्सेदारी हो। और किसी भी सूरत में आप किसी भी काम को 100% नहीं कर सकते हैं। उसमें प्राथमिकता दी जाती है कि अगर दो ऐसे व्यक्ति हैं जो समान मेधा के हैं, उसमें से चयन करना है तो जो स्थानीय है हम उसका चयन करेंगे। मगर अगर 0 और 40 का अंतर है तब तो कहीं का हो वही आएगा। एक तो ये दिमाग बनाना पड़ेगा। दूसरा, जो भी हम नीति बनाएंगे स्थानीयता की, हमारे देश का संविधान है, वह संविधान जो इजाज़त देता है उसके भीतर ही हम कर सकते हैं। 1932 के का खतियान लागू हो जाए उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। आप लागू करिए, लागू करिएगा तो जैसे बाबूलाल जी ने जब इनकी सरकार में स्थानीयता नियोजन की नीति लागू हुई तो लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया उस पर, और फैसला के साथ साथ हाई कोर्ट ने कई ऐसे बिंदु भी नए बताए जिस पर भी विचार किया जाना चाहिए स्थानीयता निर्धारित करने के बाद में। उसके बाद जब हेमंत सोरेन जी पहले मुख्यमंत्री हुए उसमें भी बड़ी कवायद हुई, सारे कागजात हैं फाइलों में कि स्थानीय नीति हम बनाएं, नहीं बन पाई। तो
जिसको 1932 लागू करना है, हम तो कहते हैं लागू कर दीजिए। विधानसभा में बात उठी थी, मैंने ही सवाल उठाया था कि 1932 लागू कर दीजिए, कोई विरोध नहीं करेगा। आपको ध्यान में होगा, हेमंत जी ने मुख्यमंत्री के तौर पे विधानसभा में कहा था कि 1932 का खतियान लागू नहीं हो सकता है। अगर पत्रकार हैं, अखबारों में भी छपा है, उन्होंने कहा था कि लागू नहीं हो सकता ये। अब उसके बाद अगले दिन से कुछ प्रतिक्रिया आने लगी समाज के भीतर से, तो बदल गए। अब फिर कहते हैं 1932 लागू होना चाहिए, तो उसको लागू कर देना चाहिए। अब लागू आप करेंगे तब जिसको उससे एतराज होगा वो संविधान की कसौटी पर उसको कसेगा, अंतर न्यायालय ही में जाएंगे आप। अब 1932 के खतियान का प्रस्ताव विधानसभा से पास करके भारत सरकार को भेज दिया गया, इसको कौन 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों के संवैधानिक बेंच का फैसला है कि अब जो 9वीं अनुसूची है 1973 के बाद से जो भी कानून बने हैं उनकी समीक्षा, न्यायिक समीक्षा हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो अब 9वीं अनुसूची का अर्थ आज की डेट में क्या रह गया है? कोई अर्थ नहीं रह गया है। तो इसीलिए कहते हैं कि 1932 लागू करना है, सरकार को हिम्मत के साथ उसको लागू कर देना चाहिए। अच्छा, जैसे 1985 किया गया, 1982 में बिहार में सर्कुलर निकला था, तो हम लोग की सरकार ने 1985 किया। बहुत लोगों का कहना था कि 2000 करिए, क्योंकि 2000 तक तो बिहार एक ही था, 2000 में अलग हुआ। फिर भी उसके 15 साल पीछे 85 किया गया। दूसरे राज्यों में भी स्थानीय नीतियां हैं, उन सभी नीतियों को यहाँ की सरकारों ने मंगाया है, देखा है। इसके बाद भी जब ऐसी स्थिति होती है, इसका मतलब है कि हमारे मन में, नियत में कहीं ऐसी खोट है कि हम साफ साफ निर्णय नहीं लेना चाह रहे हैं। आप निर्णय लीजिए, संवैधानिक कसौटी पर आपका निर्णय खरा होगा और निर्णय लागू हो जाएगा। नहीं खरा होगा तो लागू नहीं हो सकता है। एक सवाल सरयू राय जी आपसे, चूंकि आप उस समय सक्रिय भी थे और हम भी सक्रिय थे, अब बाबूलाल जी मुख्यमंत्री थे। बाबूलाल जी की जो सरकार गई 2003 में, मार्च 2003 में, उसके पीछे का एक कारण जो था वो भ्रष्टाचार था और समता पार्टी के जो मंत्री थे उनका मतलब गलत दबाव था। तो कहा जाता है कि भ्रष्टाचार की नींव जो है सो भाजपा ने ही 2003 में डाल दी। अगर उस समय भाजपा समझौता नहीं करती भ्रष्टाचार के साथ, समता पार्टी के मंत्रियों के दबाव के आगे नहीं झुकती, तो झारखंड का कैरियर कुछ और होता। क्या मानते हैं आप? नहीं, देखिए, जब बिहार से अलग झारखंड नहीं बना था तभी भ्रष्टाचार था, तभी भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे। जब पहली सरकार बनी और कई घटक उसमें हैं, तो जो घटक के मंत्री हैं या घटक दल हैं, वो अपने अपने हिसाब से अपनी बढ़त बनाने के लिए कई शर्तें रखते हैं, करते हैं। अब उसको एक बार केवल भ्रष्टाचार ही कह देना थोड़ी क्रूरता होगी। उन्होंने कुछ आवाज़ उठाया था, तो उनकी जो बातें थीं अंत में तो इसी पर आई नहीं कि मुख्यमंत्री को आप बदल दीजिए, मगर उसके पहले भी तो एक मुख्यमंत्री, आभासी मुख्यमंत्री बन गए थे। इंदर सिंह नामदारी जी मुख्यमंत्री बन गए थे। उन्होंने कहा था कि मेरे पैरों में क्या घुंघरू बंधाओ और मेरी चाल देख लो। अब उसके 2 ही दिन बाद किसी ने अखबार में दिया कि क्या हुआ कि मैं जोर से नाची आज की घुंघरू टूट गए। दोनों ही बातें हो गई। तो जब राजनीति में हम कई लोगों को मिलाकर चलते हैं, तो दल के जो नेता हैं, दल के नेताओं को कई चीज़ों को देखकर समझौता करना पड़ता है, और जो पार्टियां हैं वो दल के नेताओं के ऊपर ही अंतिम निर्णय छोड़ती हैं। तो इसलिए कोई भ्रष्टाचार उसके कारण से ही हो गया ऐसा नहीं है। और न उसके बाद उन लोगों ने भी, बाबूलाल जी मुख्यमंत्री नहीं रहे, जो सरकार बनी उसमें वो भागीदार बने, तो कहाँ उन सारी चीज़ों को कहा कि नहीं हम जो कहते थे उसको हम लागू करेंगे।
तो जब मिला जुला कर चलते हैं हम लोग तो कई चीज़ों का कंसिडरेशन करना पड़ता है। इसलिए हमेशा ही जो दल है, दल का नेतृत्व जो फैसला करता है, उस नेतृत्व के फैसले को ही सबसे बेहतर फैसला माना जाता है। सर, ऐसा लगता है कि 25 साल में युवा दौड़ रहा है, हाँफ जाता है। राजनीतिक कारण है, जैसे छात्र का आप उठाइए मुद्दा, एक एग्जाम ऐसा नहीं हुआ शायद ही झारखंड में जो क्वेश्चनेबल ना हो। तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? पॉलिसी, भ्रष्टाचार, नेता, ब्यूरोक्रेट्स? आपसे है सर। देखिए, आप कह रहे कौन जिम्मेवार है, मैं तो सीधा कहूँगा भाई सरकार जिम्मेवार है। सरकार का काम है सब देख रेख की। क्योंकि यहाँ बहुत से नए बच्चे लोग बैठे हुए हैं, शायद उनको याद नहीं होगा, जब हम सब लोग बिहार जब एक साथ थे, 2000 के पहले की घटना मैं बताता हूँ यहाँ। जब बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड जब मैट्रिक का एग्ज़ाम लेता था तो आधा रिजल्ट आता था, यानी पास कर जाता था, आधा फेल कर, मैंने कुछ फेल कर जाता था, कुछ का तो पता ही नहीं चलता था रिजल्ट कहाँ रहता है। और ये मैं उसलिए कह रहा हूँ कि जब 98 में MP में हम नहीं बने थे, पॉलिटिकल पार्टी के हम अध्यक्ष हुआ करते थे बीजेपी के, तो उस समय बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का एक ब्रांच ऑफिस यहाँ जिला स्कूल में होता था। तो एक दिन पैरवी करने के लिए संथाल परगना से एक आए कि भाई मेरा बच्चे का रिजल्ट पेंडिंग है, और हम वहाँ जब बोले कि चल करके थोड़ा सा बहुत मेहनत किया, कभी हम ऑफिस जाते नहीं थे, क्योंकि एक तो ट्राइबल, दूसरा हम डरते थे ऑफिस जाने में, क्योंकि मास्टर थे उस समय भी हमारा, जो हम जानते ऑफिस में क्या क्या गड़बड़ियाँ चलती है। तो हमने वहाँ देखा कि वहाँ तो मेला लगा हुआ है जिला स्कूल के मैदान में, उस समय के लोग होंगे तो याद कर ले कुछ। हम कई लोगों को पूछे कि भाई यहाँ काहे को आए हुए हो, बोला कि सर हमारे भी बच्चे का रिजल्ट नहीं आया है। हमने दुमका वाले दोस्तों को कहा कि भैया दो ही काम होगा, या तो हम मार खाएंगे, तुम मार खाओगे, या तो आग लगा देंगे, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। तब बोला कि तब आप छोड़ दीजिए। फिर मैं जिला स्कूल से वापस चला गया। संयोग था या मेरे सौभाग्य था, 2000 में अलग राज्य बना और मुख्यमंत्री बने, नवंबर में बने मुख्यमंत्री, फरवरी मार्च में एग्जाम होता है। जब एग्जामिनेशन बोर्ड की अध्यक्ष की नियुक्ति की, अभी याद नहीं हमने किनको बनाया था, लेकिन सब पदाधिकारियों को मैंने बुलाया और बुला करके मैंने कहा कि एक तो टाइम टेबल तय करो, इस टाइम टेबल पर परीक्षा होगी, रिजल्ट कब होगा उसकी भी कैलेंडर जारी करो, लड़का पास करे अथवा फेल करे सब रिजल्ट आना चाहिए। अगर एक भी लड़कों का रिजल्ट पेंडिंग रहा तो पूरे बोर्ड को हम सस्पेंड ही नहीं कर देंगे, बर्खास्त भी कर देंगे और जेल में डाल देंगे। और मुझे प्रसन्नता है, उसके बाद 2001 से मैट्रिक इम्तिहान जितना भी हुआ एग्ज़ाम अभी तक हो रहा है, समय से एग्ज़ाम होता है, समय से परिणाम आता है, बच्चों का बोर्ड कहीं कोई क्या बोलते हैं रिजल्ट कहीं अटकता नहीं है, बच्चे को कोई भागना यहाँ वहाँ दौड़ना नहीं पड़ता है। इसलिए पांडे जी सब कुछ नहीं है, सरकार जिस दिन चाहेगी उनके पक्षपात, उसमें भी हमने कहा था मेरिट में भी पहले घोटाला होता था, इसकी भी चर्चा होती थी। हमने कहा कि मेरिट के जो 10 बच्चों के रिजल्ट को डिस्प्ले कर दे, कोई भी बच्चों देख सकता है जो 10 टॉप में है स्टेट के। तो जिस दिन सरकार तय करेगा साहब, आजकल तो इतना टेक्नोलॉजी है, रिजल्ट आता है एमआरसीट आप जारी कर दीजिए, बच्चे उसी दिन देख लेगा कि हमने क्या लिखा, हमको कितना नंबर आया है। तो इसीलिए आप कहेंगे उसके लिए दोषी कौन है, तो मुझे लगता है हम लोग व्यर्थ की इतना लोगों को ढूंढते हैं। ये दोषी कंप्लीट सरकार है, कंप्लीट गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग हैं। क्योंकि अगर पदाधिकारियों को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, हमने तो आपको बताया वही पदाधिकारी लोग मैट्रिक का एग्जाम लिया जो पहले भी लोग ले रहे थे। इसलिए जिस दिन ये काम सरकार करेगी, इसलिए मैं सबको कहूंगा कि सरकार की नालायकियत के कारण ही सारी गड़बड़ियां होती है, और सरकार कहीं ना कहीं अफसरों के साथ लिप्त रहता है अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, इसलिए ये गड़बड़ियां होती है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन राज्य के मुख्यमंत्री तय कर लेंगे इस रिजल्ट में अमुक तारीख को परीक्षा होगा, अमुक तारीख को रिजल्ट और MIR सब जारी कर देंगे, तो मैं आपको बताता हूं सब टेटुआ जिसको देहात में बोलते हैं ना, वैसे सब अफसर सीधा हो जाएगा। अब सुरेश जी से सवाल है इसी पर, बाबूलाल जी क्या कहना है जो सरकार जिम्मेवार है,
बहुत अच्छी बात है। तो जेपीएससी 1 और 2 और भाजपा की सरकार में जेपीएससी 1 और 2 का भ्रष्टाचार हुआ था, जिसकी जांच आज 22 वर्षों से चल रही है, उसका कोई परिणाम नहीं निकला। अभी सीजीएल की परीक्षा हो या अन्य कोई भी परीक्षा, उसमें भी भ्रष्टाचार के मुद्दे आ रहे हैं। तो क्या मान लिया जाए तो झारखंड में जो भी सरकारें बनी प्रतियोगिता परीक्षाओं में भ्रष्टाचार करवाई? देखो जितेंद्र जी, ये भ्रष्टाचार को थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा। आप भ्रष्टाचार मतलब भी मैं समझ रहा हूँ कि गवर्नमेंट देख रहे हैं खाली, और गवर्नमेंट में सत्ता से भ्रष्टाचार क्या हो गया, कहाँ आ गया, सत्ता गिरी इसलिए चूंकि भ्रष्टाचार था। इसको बहुत भ्रष्टाचार के स्वरूप बहुत बड़े हैं। आप जिस एग्जामिनेशन की बात कर रहे हो, एग्जाम की बात कर रहे हो कि ऐसे नींव पड़ जाता है, यूपीएससी में नहीं होता है क्या? नहीं हुआ है क्या आज तक? सवाल ये है, मेरी बात पूरा करने दो। सवाल ये है कि ये कल भी है, कल भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी कोई गवर्नमेंट या कोई बैठ के नहीं कर सकता है। लेकिन अगर उसके ऊपर कार्रवाई ना हो, उसे चिन्हित ना किया जाए तो माना जाएगा, तो फिर ये दोषी माना जाएगा। इसलिए सरकार को जो भी विषय आए, कहीं भी इस तरह के विषय आए तो उसके खिलाफ में जो कार्रवाई या जांच बड़ा स्पष्ट होना चाहिए, वो स्पष्ट हो जाएगा तो चीजें और प्रश्न खड़ा नहीं होगा सरकार के खिलाफ में। नहीं, सवाल ये है कि एक सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन रेज हो रहा है झारखंड में, जो कौन सी ऐसी सरकार बनी जिसके कार्यकाल में प्रतियोगिता परीक्षा में भ्रष्टाचार नहीं हुए? ये एक सवाल खड़ा हो रहा है, समझना पड़ेगा बच्चों को। नहीं, ऐसा नहीं है। आप फिर से विषय को दे रहे हैं किसी को। ऐसा नहीं है। एग्जाम आप स्कूल के एग्जाम्स पे लिखे हैं तो भी वहां पर रहता है कि कदाचार होता है, वहां भी पीछे वाले पुर्जा से आगे वालों को शो करते हैं। मैट्रिक्स एग्जाम आप लिखे हैं, बिहार के मैट्रिक्स एग्जाम किस रूप से होते थे, या जो उनका पूरे देश के अंदर जो एक चेहरा बना हुआ है, उन चीज़ों को भी देखिए। वहाँ भी ये चीज़ें पनपती थी छोटे एग्जाम्स में, मैं 10 में भी। तो इन चीज़ों पर धीरे धीरे सरकारें आई, चीज़ें कंट्रोल हुई। आज वहीं से सबसे अच्छे अधिकारी, सबसे अच्छे पदाधिकारी उधर से निकल के देश भर में आप छाए हुए हैं। तो आपके ऊपर है कि आपको किस रूप से अपने एग्जाम्स को तैयार करना है और वहाँ कितना कंट्रोल आपका रहता है। अगर इसी शिकायत आए तो उसके खिलाफ में कार्रवाई के लिए सरकार को हमेशा तैयार रहना चाहिए, जांच बेहतर होना चाहिए। एक सवाल सर, बहुत प्रासंगिक है। जयराम महतो भी युवाओं के भी नेता अपने को कहते हैं और आप ही के समुदाय से भी है, मतलब उनको आप किस रूप में देख रहे हैं? जयराम महतो को आप किस रूप में देख रहे हैं? जैसे हेमंत सोरेन जी को देखते हैं। देखिए, एक दो सवाल अब हम लोग ऑडियंस की भी के भी तरफ से लेंगे। कई सवाल हैं लेकिन सेशन का समय बहुत लंबा होता जा रहा है। जो सवाल करना चाहते हैं हमारे तीनों मेहमानों से कृपया अपने स्थान पे हाथ उठा दीजिएगा, माइक आप तक पहुंच जाएगा। हम लोग तो मतलब आग्रह है, सवाल संयमित होना चाहिए और शालीन होना चाहिए। ये कैसा होता है? हेलो, मेरा सवाल भाजपा से है कि भाजपा गैर शासित राज्यों में वहाँ की उनकी विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छी होती है, परंतु 2019 और 2025 के विधानसभा चुनाव के उपरांत भाजपा की विपक्ष की भूमिका यहाँ नगण्य नजर आती है। जो भी जैसे मुद्दे हो, वो रोजगार का मुद्दा हो, उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती का मुद्दा हो, या उनके जो प्रमोशन का मुद्दा हो, यानी उच्च शिक्षण संबंधी मुद्दा का अगर बात करें, चाहे वो प्रोफेसरों की नियुक्ति हो, समझ गए। भाजपा का मुद्दा एकदम आपका आ गया सवाल। बाबूलाल जी, मेन मुद्दा छोड़ देती है बीजेपी झारखंड में, बाकी सब पे राजनीति होता है। बोल रहे कि असल मुद्दा यहाँ करते नहीं, आप विपक्ष की भूमिका भी अच्छे से अदा नहीं करते। नहीं, मैं कहूँगा कि शायद उनको ध्यान में नहीं। सरकार का तो यही आरोप रहता है, जितनी भी आंदोलन चलता है नौजवानों का रोजगार को लेकर के, तो सरकार का आरोप रहता है कि आंदोलन को यही बढ़ावा दे रहे हैं, यही लड़कों लोगों को सड़कों पर ला रहा है। आप याद करो, चाहे पारा टीचर का मामला हो, एक्साइज विभाग में सिपाही का, यानी रिक्त पदों को लेकर के सड़कों पर जब बच्चे निकलते हैं तो हम लोगों को बुलाते हैं, तो वहाँ भी अगर हम लोग पहुँचते हैं तो फिर सरकार को दिखने लगता है कि बीजेपी के द्वारा प्रायोजित है।
और अपोजिशन का काम इतना ही होता है कि आवाज़ उठाना होता है, या सदन में हो सदन से बाहर हो, काम तो करना सरकार को होता है। इसीलिए आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी अपना दायित्वों का निर्वाह नहीं कर रहा है, मैं समझता हूँ ये गलत है। उनका कहना है कि मेन मुद्दा छूट जाता है हमारा, जैसे एजुकेशन, वो कह रहे थे कि हमारा प्रमोशन, हमारा पढ़ाई, ये सब मुद्दा नहीं होता, बाकी सब जैसे बांग्लादेशी वगैरह उठता है। देखिए मैं कह रहा हूँ भाले, अभी तो आप विधानसभा का भाषण ही सुन लीजिए, कल मैंने कोई बांग्लादेशी का कुछ बोला ही नहीं। कल बिल्कुल नौकरी से लेकर के एक एक विषय को हमने कहीं भी इधर उधर नहीं लगा, बल्कि सत्ता पक्ष को उसका जवाब देना चाहिए था। वो क्या कर रहा था, को दिल्ली, आसाम, कहाँ कहाँ वे लोग घूम रहा था भाषण में, सरकार के मंत्री भी उस पर कुछ नहीं बोला। कल का मेरा भाषण आप पूरा देख लीजिए, 20 मिनट का भाषण होगा, तो मैंने सब बिल्कुल एक भी मैंने बाहर के विषय को नहीं छेड़ा। और कोई सवाल लेना चाहते? एक आप तीनों से सवाल होगा। हम लोग 25 साल में मान लीजिए अगर एडुकेशन पे ही जैसे चर्चा हुआ, नेत्रहाट था हम लोग के पास, BIT सिंदरी था, गजब चमकता था, संयुक्त बिहार में भी। हम लोग उसको भी नहीं बचा पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है 25 वर्षों में। सरयू जी अपना ओपिनियन रखेंगे, सुदेश जी और आप भी, क्यों मतलब इसका मतलब जो हमारे पास प्रॉपर्टी था वो भी चला जा रहा है, ऐसा लग सवाल आ रहा है अभी। हाँ, मेरा सवाल बाबूलाल मरांडी जी से है। सर, आपने शुरू से झारखंड को देखा, आपने नेतृत्व भी किया है झारखंड का, तो मेरा एक छोटा सा सवाल है कि आपके नेतृत्व में कौन सा ऐसा काम था जो आप नहीं कर पाए, और वर्तमान नेतृत्व जो हेमंत सोरेन जी का है, ये कौन सा ऐसा काम है जो नहीं होना चाहिए, और भविष्य के विकास के लिए झारखंड में कौन सा ऐसा काम होना चाहिए आप लोगों के साथ, मतलब दोनों मिल के, जो झारखंड विकास आगे की तरक्की कर सके? देखिए इसका तो कितना देर समय देंगे ये पता नहीं, चूँकि विषय आपका है वो थोड़ा लंबा है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा संक्षिप्त में मैं बैठ जाओ। आपने जैसा कहा कि कौन सा काम आपने किया, कौन सा ऐसा लगा कि होना चाहिए, अभी भी होना चाहिए, तो मैं साफ कहता हूँ कि हमें स्पष्ट रूप से लगता है कि सरकार के जिम्मे जो काम होता है, सरकार का जो पहला ड्यूटी है, कर्तव्य है, वो जनता को सुरक्षा प्रदान करना। और जब राज्य बना था, बिहार से अलग हुआ था, उस समय उग्रवाद किस प्रकार से व्याप्त था, वो शायद उस समय के लोगों को आप पूछेंगे तो आपको लोग बताएगा। रांची से पलामू बस नहीं जाती थी, चतरा नहीं जाती थी, लोहरदगा तरफ शाम होने के बाद बस नहीं जाती थी। गांव घरों से किसान खेत खलिहान छोड़ करके भाग चुके थे, यानी एक प्रकार से भय का माहौल था, और अपराध बेहताश था। अपराध के बारे में रांची वगैरह क्षेत्र में कोई अच्छी गाड़ियां लोग नहीं खरीदते थे व्यवसायी, कि उनके भी गाड़ी को कोई रंगदारी उनसे भी लोग मांग लेंगे। शाम में कोई दरवाज़ा लोग बंद कर देते थे, डॉक्टर भी अच्छे भले लोग, ये इंसान, ये स्थिति थी। तो राज्य बनने के बाद मैंने कहा कि सरकार का पहला ड्यूटी होता है राज्य बनने के बाद राज्य में भय का माहौल को समाप्त करना, ये बेहद जरूरी होता है। और उस दिशा में मैंने बहुत कुछ काम किया, यहाँ उतना वर्णन नहीं हो सकता है, लेकिन हमने बहुत कुछ काम किया, जिसको बोलते हैं रूटलेस हो करके हमने उसको समाप्त करने की कोशिश की, राज्य में अमन चैन। और आज झारखंड की जनता हमें उसको याद भी हमको करता है, तो अगर इसी को लेकर के याद करता है। दूसरा, मैं मानता हूं कि डेवलपमेंट के लिए अमन चैन के साथ साथ भय के साथ साथ करप्शन फ्री होना चाहिए गवर्नमेंट को। तो उस समय उस दिशा में कोई काम इस प्रकार से अटकता नहीं था, आज जिस प्रकार से हम सुनते हैं अटकता हुआ है। मेरा अपना मानना है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में लोग कमीशन लेना बंद करें, पैसा लेना बंद करें, और विकास योजनाओं में कमीशन लेना बंद करें, तो भ्रष्टाचार आधे से अधिक कम हो जाएगी। और ये दोनों चीज़ ठीक हो जाएंगे तो बाकी चीज़ें फिर धीरे धीरे ठीक होगा। उसके बाद तो फिर यातायात की सुविधा आपको ठीक करना, यातायात की सुविधा में सड़क है, रेल है, हवाई सुविधा है, बंदरगाह है जो झारखंड से उपलब्ध है, क्योंकि इसी के माध्यम से विकास हो सकता है। उसके बाद शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आपका पेयजल की सुविधा है, तो ये सारे जो बिजली है, ये सारे चीज़ों को आपको ठीक करना। ये सब चीज़ आप ठीक करेंगे तो फिर झारखंड आगे बढ़ेगा, तभी रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे, नहीं तो फिर नहीं सृजित हो सकता है। ये सब मोटा मोटी मैंने आपको, बाकी तो एक एक विषय पर मैं
व्याख्या कर सकता हूँ, एक एक विषय में व्याख्या करे तब डेवलपमेंट समझ में आएगा कि भाई कैसे यहाँ रोजगार मिल सकता है, कैसे झारखंड विकास करेगा। तो एक एक विषय के लिए अलग से पांडे जी को रखेंगे तो या हम लोग जहाँ रखते हैं वहाँ आएंगे तो आपको पूरी जानकारी, चूँकि यहाँ उतना समय नहीं हो सकता है इसलिए आपने पूछा तो मैंने कुल मिला करके ये कहा कि एक तो कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, करप्शन नहीं होनी चाहिए और डेवलपमेंट में क्या बोलते हैं यातायात की सुविधा हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो, शिक्षा की सुविधा हो, पेयजल की सुविधा हो, ये जो सुविधाएं हैं ये सरकार उपलब्ध करावे तो फिर बाकी चीज़ें ठीक हो जाएगी। एक दो सवाल फटाफट छोटा सवाल कीजिएगा। हाँ। जो जी बहुत बहुत शुभकामना फॉलोअप की टीम को और मंच पर बैठे सभी वरिष्ठ नेतागणों को मेरा नमस्कार। मैं आप दोनों की राजनीतिक सुचिता का बड़ा एक प्रशंसक रहा हूँ और एक छोटा सवाल था, क्योंकि आप पूर्व मुख्यमंत्री रहे, आप बहुत बड़े एक स्टॉक होल्डर है झारखंड की राजनीति में। क्या जो भी कुर्मी और आदिवासियों का जो रिजर्वेशन का विवाद चल रहा है, अगर आप अभी सत्ता में होते तो क्या आप कुर्मियों को रिजर्वेशन दे देते बाबूलाल जी? देखिए पहली बात तो मैं कहूँगा कि एक प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है, डिमांडें तो चलते रहती है, बहुत सारी चीज़ें सरकार उसको एग्जामिन करते रहती है। इसलिए कोई भी डिमांड कोई भी व्यक्ति करता है, यहाँ आप सब हम लोग आते हैं पॉलिटिकल क्षेत्र में तो हम लोगों को भी ढेर सारे लोग आवेदन देते हैं, साहब ये सड़क मेरा नहीं बना है, ये पुल नहीं बना है, तो हम लोग सरकार के यहाँ पहुँचाते हैं। फिर सरकार उस पर एग्जामिन करता है, अपना फंड देखता है, बाकी चीज़ें देखता है कि हाँ उसमें से अभी कर सकते नहीं कर सकते। इसलिए ये नहीं, अगर आज भी कब से चल रहा था आंदोलन आपको पता है ना, जब देश आज़ाद हुआ था उसी समय से। और झारखंड राज्य कब बना, कितने लोग मर खप गए, तो बना 15 नवंबर 2000 को। इसलिए कोई डिमांड करता है उनका भी मैं विरोध नहीं करता हूँ, बाकी का भी मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि हर कोई अपने अपने मांग रख सकता है, विरोध में भी रख सकता है, सपोर्ट में भी रख सकता है। लेकिन जो बनता है किसी भी जाति को किस ग्रुप में डाला जाए, ये केंद्र समय समय पर उस पर परीक्षण वो कराते रहते हैं भिन्न भिन्न एजेंसी से। सर एक दो और सवाल ले सकते हैं। पहले मैं अपना परिचय दे दूं, मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूं, तो मैं राजनीतिक दल से इसलिए सीधा सवाल मैं परिचय देना बेहतर समझा। सर आप सीधे अगर भी भाजपा का सरकार मुख्यमंत्री होते, आपने ये घुमा दिया कि जैसे सड़क बनाने का आवेदन मिलता, तो क्या यह मुद्दा भी इतना हल्का है? आज के दिन झारखंड के नौजवान इस मुद्दे में जल रहे हैं। कुर्मी आदिवासी नौजवानों के बीच में जिस तरीके की लड़ाई सोशल मीडिया और सड़क पे देखी जा रही है, मुझे लगता है कि मुझे झारखंड जलता नजर आ रहा है और ये लड़ाई कहीं रुकने का नाम ले रही है, मुझे लगता है बढ़ेगी। तो इतने बड़े मुद्दे मुझे लगता है कि आपके पास एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या आप अभी सत्ता में रहते तो आप रिजर्वेशन देते या नहीं। देखो आपका जो प्रश्न है राजा जी, तो ये प्रश्न बड़ा स्पष्ट है, आप इनसे अलग से पूछ रहे हैं। 2004 में हमारे ही गवर्नमेंट ने तो इसके प्रपोजल को आगे बढ़ाया था ना, तो अलग अलग रूप से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इसको समझ रहे थे, इश्यूज को समझ रहे थे, और किसी की इच्छा से ये चीज़ें नहीं बनती है ना। वर्तमान अभी भविष्य से पूछ रहे हैं, वर्तमान में सरकार कांग्रेस की है और भविष्य में का सवाल आप दे दीजिए, बाकी सवाल वहीं खत्म हो तो जाए। इतनी भावना बता दिए कि पहले हमारे इतनी चीजें चल रही हैं और इनके अध्यक्ष चुप रहते हैं, मेरे ही समाज से आते हैं। सरयू जी, मेरा सवाल है सरयू जी से। झारखंड के लिए ज्वलन होता है और चूंकि इस पर बात हो रही है इसलिए मैं इस सेशन में हूं, फिर भी सवाल। सर आपने कहा कि 2004 में यहाँ से भेजा है, लेकिन जब अर्जुन मुंडा सेंट्रल मिनिस्टर थे, जब उनसे पूछा गया था उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव सेंट्रल के पास आया ही नहीं। आपने उसको स्पष्ट रूप से देखो, कोई लोग क्या बना के पेश कर रहे हैं, अगर वो भी मीडिया और आप जैसे जिम्मेदार लोग देखने लगे तो जाके चीज़ें अस्पष्ट हो जाती है जनता के सामने। हाउस के अंदर जब भी हम लोग किसी इश्यूज पर जवाब देते हैं तो जो प्रश्न आता है उसी के आलोक में जवाब जाता है, जो प्रश्न था उसके आलोक में जवाब गया है। खुद वो अध्यक्ष रहे, उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट से ये प्रस्ताव गया है, उसको कभी वो इनकार कर ही नहीं सकते, कागज कभी इनकार नहीं कर सकता है। नहीं, ये हाउस का जवाब नहीं था, ये मीडिया को दिया नहीं, उसको निकालिएगा और स्पष्ट होइए, उसको तरीके से परोसा गया है। सन्नी जी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे, मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए, जनता की तरफ से मुख्यमंत्री जी से कोई सवाल नहीं पूछा गया
और विपक्ष के लोग यहाँ पर बैठे हैं, इन पे सवाल पूछा जा रहा है। मैं तो ये सबसे बड़ी बात है। अजय जी, तब तो ये आपके लिए खुशी की बात है कि कलेजा सवाल लेने का विपक्ष के पास ही है, सत्ता के पास नहीं। वही कह रहा हूँ कि विपक्ष आज भी, और सबसे मजे की बात यह है, कांग्रेस के भी सिटिंग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अगर विपक्ष से जानना चाहे उनकी पॉलिसी क्या, हमें लगता है इससे बड़ा विपक्ष के रूप में क्रेडिबल फेस कुछ नहीं हो सकता है। और हम आने वाले समय में सरकार बनाएंगे। ये हमारे लिए तो अच्छा है ना, उनका भी जवाब हम ही से खोज रहे हैं। राजा जी भी अपना जवाब अपनी पार्टी से नहीं, मुझसे मांग रहे हैं। ठीक है, ये अच्छी बात है। एक सवाल ले लेते हैं, आखिरी सवाल होगा ये पब्लिक का। पहले बता दें कि इसकी शुरुआत केंद्र ने ही कर दी है कि जब मीडिया के सवालों का जवाब देना बंद कर दिया जाए, और जब जी सर जोहार सभी को, मेरा नाम तुषार है। मैं सर अभी हाई कोर्ट में वकील हूँ, नया ग्रेजुएट यंगस्टर हूँ। सबका सवाल ये है कि क्या जेएमएम बीजेपी के साथ अलायंस कर रही है? एज ए यंगस्टर जो झारखंड पॉलिटिक्स में रुचि रखता है, मेरा सवाल माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन से, क्या बीजेपी जेएमएम के साथ सरकार बनाना चाहती है? इस प्रकार की कहीं कोई दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। इतनी स्पेकुलेशंस हो जाती है सर, जब भी माननीय और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दिल्ली जाते हैं, आपके पार्टी के भी अरे काफी भैया, नेता कोई है। दिल्ली जाएगा, मुख्यमंत्री है, किसी से भी मिल सकता है मुख्यमंत्री। तो बाकी आपने जो पूछा उसकी मैंने बताया कि भाई दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। लेकिन इसी विषय पर नहीं, आपने अगर ये सवाल बनाया कि कुर्मी इश्यूज पर यहाँ बात करनी है, तो कुर्मी इश्यूज पर उनसे भी पूछना चाहिए था। 2019 में उन्होंने सिग्नेचर किया हुआ है, किस इश्यूज को लेकर उनका सिग्नेचर हेमंत जी का किया हुआ है, उनसे पूछना चाहिए था कि आपकी राय क्या है। उनके पार्टी के अधिवेशन का प्रस्ताव है, ये प्रश्न उनसे नहीं बनता है। एक और सवाल। गुड आफ्टरनून, मैं इवाना चक्रवर्ती हूँ, सेंट जेवियर्स कॉलेज सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट की है। मेरा सवाल समाजशास्त्रीय होगा क्योंकि मैं सोशियोलॉजिस्ट हूँ। आप सब ट्राइबल आइडेंटिटी की बात करते हैं, यूथ के फ्यूचर की बात करते हैं। जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है झारखंड पे, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ट्राइबल आइडेंटिटी और यूथ के फ्यूचर पे? थैंक यू। किन से सवाल? बाबूलाल मरांडी जी एंड सुदेश महतो जी दोनों, क्योंकि वो यूथ के बारे में बात करते हैं, ट्राइबल आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं, तो दोनों जो भी जवाब देना चाहे। थैंक यू। चलो, आपने अच्छा प्रश्न पूछा। चूँकि इस समय तो हम कोई डाटा लेकर के आया नहीं हो, लेकिन जितने थोड़े बहुत याद है मैं उसी पर बोल देता हूँ। क्योंकि उसमें सबसे डेमोग्राफी का जो बदलाव हुआ है, उसका सबसे अधिक जो कोई प्रभावित हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, वो हमारे ट्राइबल समाज हो रहा है, आदिवासी समाज हो रहे हैं। क्योंकि स्वतंत्रता के बाद पहली बार जो सर्वे हुआ है 1951 में, और 1951 के बाद जो आखिरी सर्वे हुआ है 2011, उसके बाद सर्वे हो नहीं पाया। उसका कारण इतना ही था, मैंने सर्वे करे, जनगणना नहीं हो पाया, चूँकि कोरोना काल हो गया, बाकी वगैरह हो गया। तो 1951 में झारखंड के अंदर में आदिवासियों की आबादी लगभग 36% थे। 2011 के सर्वे बता रहा है वो 26% है। तो ये आबादी तो कम हो गया। आखिर इतनी बड़ी आबादी गई कहाँ? अगर हम पार्टिकुलर संथाल परगना जब हम देखते हैं, तो संथाल परगना में 1951 में आबादी थी लगभग 45% ट्राइबल की। आज वहाँ मात्र 28% बच गया है। अब जरा सोचिए, चिंता का विषय है सबके लिए। और इसलिए हम सरकार से बार बार मांग करते हैं। इसके बाद किसका आबादी बढ़ा है, मैं उसकी अब यहाँ नहीं वर्णन कर रहा हूँ। आप कहेंगे ये प्रभाव कैसे हमने ट्राइबल के बीच में बोला? क्योंकि ट्राइबल को या एससी को, एसटी को जो रिजर्वेशन मिला हुआ है, आबादी के प्रोपोर्शनेट मिला हुआ है, लोकसभा में भी, विधानसभा में भी, और सरकारी सेवाओं में भी, ये देश भर में, कोई झारखंड के बारे में नहीं है। लेकिन जैसे ही आबादी जब कम होता है तो लोकसभा की सीटें भी कम होगी, विधानसभा की सीटें भी कम होगी। क्योंकि 2011 का सेंसस था, उसके बाद क्या कहते हैं, झारखंड के अंदर में तो 26% हमने कहा कि 2001 का सेंसस के हिसाब से आबादी था ही 26 पॉइंट कोई समथिंग, तो 26% यहाँ ट्राइबल को रिजर्वेशन मिला हुआ है। लेकिन अगर उससे भी कम हो जाएगी, लेकिन लोकसभा और विधानसभा में पिछले बार पुनर्गठन नहीं हुआ झारखंड में,
इसलिए नहीं हुआ जब पुनर्गठन हो रहा था कि आबादी के प्रोपोर्शनेट सीट घट रहा था ट्राइबल का। हमें लगता है शायद 5 सीट विधानसभा का घट रहा था, 1 सीट लोकसभा का घट रहा था। फिर केंद्र ने, कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने कहा कि भाई किन कारणों से यहाँ आबादी कम हुआ है, इसके कारण हम उनकी सीट को कम नहीं करेंगे, तो इस कारण से यहाँ फिर डिलिमिटेशन लागू नहीं हुआ झारखंड में। इस कारण से आज भी काफी लोगों के अंदर में तकलीफ है और होना भी चाहिए था डिलिमिटेशन। तो आपने कहा कि डेमोग्राफी बदलता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, और इसके बाद कोई बाहर से आबादी जब बढ़ती है तो हमारा रोजी रोजगार भी कोई ले जाते हैं। और इसलिए चूंकि बांग्लादेश का सीमा सटा हुआ है बंगाल से, पहले बंगाल लोग आते हैं, बंगाल के बाद झारखंड, बिहार और देश के भिन्न भिन्न कोनों में आते हैं। आजकल तो सब दिख रहा है, जहाँ जहाँ भी एसआईआर हो रहा है वहाँ देख रहे हैं कि इतने लोग भाग रहे हैं बांग्लादेश, घर द्वार छोड़ करके अलग अलग राज्यों का जहाँ जहाँ एसआईआर हो रहा है। झारखंड में आपकी जानकारी के लिए जो मैया योजना के जिसको हेमंत सोरेन करते हैं, घाटशिला क्षेत्र में कुछ क्या बोलते हैं मैया योजना में पैसा मिल रहा था। कुछ किशनगंज के मुस्लिम परिवार थे, जो मुस्लिम परिवार किशनगंज बताया पता, कुछ मुर्शिदाबाद से। भाई आए कैसे यहाँ पर? जब पता चला, अखबार में छापा, हम लोगों ने भी तहकीकात किया, नाम तो कटा, भाग गए, लेकिन फिर कोई जांच नहीं हुआ। अगर जांच होता तो पता चलता कि वो सब विदेशी होंगे, बांग्लादेश से होंगे। तो ये डेमोग्राफी बदलता है तो सबको प्रभावित करता है। हमारे यहाँ के लोगों की रोजगार, हक सब ले जाते हैं। फिर जहाँ बसते हैं तो माटी, वहाँ का खेती बाड़ी सब पर वो कब्जा करते हैं। इसलिए सिंपल है इसमें से। ये एक सवाल सरयू राय जी से, इस पे एक थोड़ा और हम थोड़ा बोल देते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी ने कही दिया, ये चीजें किस दृष्टि से हम देख रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये डेमोग्राफी चेंज होता है जब औद्योगिकीकरण होगा तो ये चेंज आए हैं। ये आपका जब किसी एरिया में शहरीकरण की बढ़ेगा तो ये चीजें चेंज आएंगी, ये बदलाव आएगा। लेकिन गांव के अंदर में ये जो हो रहा है, जिस वनिस्पत शायद आपकी चिंता होगी, तो वो पलायन भी है। पलायन जब हमारे लोग यहाँ से भाग रहे हैं, रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं, तो वहाँ का भी बदल रहा है। जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी बदल रहा है। वहाँ भी अब सूरत के अंदर झारखंड देखने को आपको मिलेगा। अब सूरत चले जाइए, एक झारखंड वहाँ अलग से आपको दिखाई देगा। तो ये चीजें किस उद्देश्य से हम देख रहे हैं ये देखना है। दूसरा, इन चीजों को अगर सबसे ज्यादा नुकसान की अगर बात करेंगे तो कमजोर वर्ग में सबसे ज्यादा नुकसान होता है। उस पर नुकसान होता है क्योंकि वो रोजी रोटी के लिए उनका पलायन ज्यादा हो रहा है और हमारे गांव टूट रहे हैं। हमारे गांव और गांव का जो पूरा सिस्टम है वो छूट रहा है। और जहां तक दूसरे देश के लोगों के आने का है, ये एक प्रशासनिक चूक है। कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक के कारण ये अवस्था है और सबसे ज्यादा केंद्रित रूप से इसको देखना चाहिए ताकि इन चीजों को हम लोग एटीटी स्थापित रख सकें। सरयू राय जी से मेरा एक सवाल है। सर, आप शांत बैठे हैं, इधर इधर सर। हाँ सर, आपकी पहचान भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई के रूप में हुई है और फिलहाल जो झारखंड में परिदृश्य है, जिस तरह से एक के बाद एक ब्यूरोक्रेट्स पर आरोप लग रहे हैं और उनकी गिरफ्तारियां हो रही है, उनके पूरे परिवार से पूछताछ हो रही है, आपको क्या लगता है, क्या झारखंड में सचमुच में ब्यूरोक्रेट्स का यही हाल है? आप तो शुरू से देखते रहे हैं। देखिए, ब्यूरोक्रेट्स स्वच्छंद तभी होंगे जो उनको नियंत्रित करने वाली जो राजनीतिक नेतृत्व है वह उनके साथ मिला हुआ रहेगा। काम तो ब्यूरोक्रेट्स को ही करना है। अभी आज की डेट में रोज अखबारों में निकल रहा है, पहले मुख्यमंत्री जी के बड़ी करीबी थे विनय चौबे जी, इतने करीब थे कि उससे अधिक करीब कोई हो नहीं सकता। मगर आज लगता है कि झारखंड में केवल विनय चौबे शराब घोटाला यही है। और इसमें जिस तरह से जूनियर आईएएस अफसर हैं, जमशेदपुर में जो डीसी हैं, रामगढ़ में डीसी हैं, या एक यहाँ अमित कुमार जी हैं जो पहले थे, इन लोगों को बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए। और पूछताछ के लिए इनकी जो चिट्ठी गई है, उस चिट्ठी को बढ़िया से पढ़िए कानूनी एंगल से, तो उनको अभियुक्त मान के बुलाया जा रहा है, गवाह के रूप में नहीं बुलाया जा रहा है उनको। तो विनय चौबे जी के साथ साथ ये भी अभियुक्त हो गए। इस तीनों में से कोई भी
अधिकारी ऐसा नहीं है कह सकते हैं कि ये गलत अधिकारी है, इसने गलत काम किया। वो तीनों की छवि अच्छी है, काम अच्छा किया है। तो अब निर्भर करता है कि हम भ्रष्टाचार को इस रूप में पहचान दे रहे हैं कि जिससे हमको नहीं बनती है, पड़ती है, जो हमारे खिलाफ है, उसको सजा देने के लिए हम और लोगों का इस्तेमाल करें। ईडी की बात बहुत की जाती है, सीबीआई की बात बहुत की जाती है। जो एसीबी यहाँ कर रही है वो तो ईडी और सीबीआई उसके सामने कुछ नहीं है, जिस तरह काम हो रहा है। 300 संचिकाएं जो हमारा शराब विभाग एक्साइज डिपार्टमेंट है उसको उठाकर एसीबी ले गई है, और कोई उन्होंने वहाँ पर ये दिया नहीं है लिख के कि हम ये संचिका उठा कर ले जा रहे हैं। सीएजी ने ऑडिट करने के लिए वहाँ से संचिका मांगा तो सब कहा जा रहा है कि ये एसीबी के पास है। तो सीएजी अगर ऑडिट कर देती तो शराब घोटाला में कहाँ किस तरह का लैप्स हुआ है ये सामने बात आ जाती है। ये नहीं हो रहा है। तो एक अधिकारी को केंद्र में रख के और वही सब है, उसका साला, उसके ससुर, उसकी पत्नी कहाँ किससे लेन देन किया। सामान्य व्यवहार में लोग बहुत लेन देन करते हैं, मगर जो पैसे का लेन देन हुआ है उस घोटाले का पैसा है कि नहीं, यही तो साबित करना पड़ेगा ना। ये नहीं हो रहा है। तो आज जो हम ब्यूरोक्रेट्स की बात करते हैं, ये ब्यूरोक्रेट आज तो मुझे लगता है कि लोग कई बार भाषण में हम लोग भी कहते हैं कि लाल फीता शाही हावी है, पर आज तो लाल फीता शाही पर राजनीति शाही हावी है। कोई अधिकारी चूं नहीं बोलता है। अगर सीएमओ से आदेश चला जाता है तो वो सही को गलत और गलत को सही करने के लिए तैयार हैं। दर्जनों उदाहरण हर जिले में हैं। हम लोग विधानसभा में सवाल उठाते हैं तो उसका उत्तर सही नहीं आता है। जब विधानसभा के पहले मीटिंग बुलाते हैं हमारे स्पीकर साहब अधिकारियों की, तो बड़ी चेतावनी के लहजे में कहते हैं कि सवालों का जवाब सही आना चाहिए, घुमा फिरा के नहीं आना चाहिए। अब अधिकारी भी जान गए हैं कि ये केवल कथनी है, और करनी में इस विधानसभा में भी जितने सवाल है हम पूछे, हमारे तो सभी सवालों का जवाब घुमा फिरा कर ही आता है। अब स्पीकर साहब का संरक्षण मिल जाए तब पकड़ा जाएगा कि कौन इसके पीछे है। इसी तरह से सरकार जो नीति बनाती है, कार्यक्रम बनाती है, उसको लागू तो करती है नौकरशाही या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जो हेड है वो। पर आज जिस तरह से निविदाओं का निष्पादन हो रहा है, आप देख लेंगे, कल हमारे यहाँ के वित्त मंत्री ने भी लिखा कि 10% की सीमा पहले थी निविदा में कि उससे नीचे नहीं जा सकते, उसको लागू करना चाहिए। हम लोगों ने भी सवाल किया था। मगर यहाँ तो डिपार्टमेंट में कई दर्जनों ठेके ऐसे हैं जिसमें ऊपर गया है दर, नीचे नहीं गया है, ऊपर गया है। तो आज तो तय कर दिया जाता है कि ये बड़ा काम है तो किसको देना है, जिसको देना है बाकी लोगों को कह दिया जाता है कि भाई ये काम हम इनको देने वाले हैं, आप इंतजार करिए, अगला काम आएगा तो उसमें से आपको हम काम दे देंगे। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो ये सारा जो निर्णय हो रहा है वह तो राजनीतिक नेतृत्व के माध्यम से निर्णय हो रहा है। तो हम लोग अधिकारियों को तो जो दोष देते हैं शायद उतना दोष उनका नहीं है। जब आप अपने 100 में से 5 काम उनसे कराइएगा तो बाकी 15-20 काम तो अपने मन से वो करेंगे। तो वो जो नौकरशाही के द्वारा जो इस तरह के काम होते हैं उसका कारण भी राजनीतिक नेतृत्व ही है। राजनीतिक नेतृत्व सही हो जाए तो ब्यूरोक्रेसी कहीं भी गलत काम नहीं कर सकती। इतना ही कर सकती है कि नियम कानून का हवाला देकर आपके गति को थोड़ा धीमा कर सकती है। मगर यहाँ तो नियम को तोड़िए, और नियम को हर स्तर पर तोड़ा जाता है। आप नियम की बात करिएगा तो यही कहा जाता है कि विकास की रफ्तार को लोग धीमा करना चाहते हैं। सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं, सामने हैं, गलतियां विधानसभा में साबित हो जाती हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि उसके साथ किसी न किसी राजनीतिक नेता का हित जुड़ा हुआ है।
तो बिल्कुल बहुत ही सटीक और सधा हुआ जवाब, और इशारों में ही सर ने बता दिया कि कार्रवाई जो हो रही है, जो दिख रही है, वो अलग है। समय की पाबंदी है, बात बहुत सुंदर हो रही है। और बाबूलाल सर और सुदेश सर की जो कुछ भी शिकायत है, अगले सेशन में यहाँ मंत्री भी रहेंगे, वो जरूरी सवाल, मेरा एक सवाल जो था सर। एक मिनट, जो आप लोग चाह रहे हैं कि सरकार से पूछा जाए, वो जरूर पूछा जाएगा। और चूंकि अगला सेशन अब होना है, और इसलिए इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं एक आखिरी सवाल के साथ। जी पूछिए। सर, हम सभी जानते हैं कि देश का जो सबसे बड़ा शक्तिशाली हिस्सा होता है वो यूथ होता है, पर हमेशा देखा गया है कि झारखंड में यूथ एक समस्या के रूप में उभरा है। आए दिनों देखते हैं कि रांची यूनिवर्सिटी अपने एग्ज़ाम को लेकर के या फिर सरकार मैया योजना में भटका करके छात्रवृत्ति को ना देते हुए ये सब क्रियाकलाप करती है। तो आप इसको कैसे सरकार को सवाल पूछेंगे और इस चीज़ को ठीक करने का प्रयास करेंगे? किन से सवाल है? मेरा सभी से सवाल है, क्योंकि सभी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। हाँ, देखिए, आपने जो सवाल उठाया, इस सवाल को हम लोगों ने विधानसभा में बार बार उठाया। आज वास्तव में बच्चों के साथ एक प्रकार से जायदाती हो रही है, चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो या महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो। जितना भी सैंक्शन पोस्ट है, यानी स्वीकृत पद है, उसे आधे से कम ही लोग पदस्थापित है, यानी अधिक से पद आज भी रिक्त है। इस विषय को हमने उठाया है, कल भी हमने उठाया विधानसभा में। पहले तो 2 लाख करीब तो जो वैकेंसी था, यानी रिक्त पद था, उसको सरकार ने 2-3 साल में उसको कम कर दिया सीधा सीधा। तो वो एक मामला है। भाई, बच्चों को छात्रवृत्ति जो मिलना चाहिए, स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, उस कारण से बच्चों की पढ़ाई छूट रही है, लेकिन देना तो सरकार को है। हमने कर भी विधानसभा में विषय को उठाया। भाई, अब वो सरकार कभी इधर भागती, कभी उधर भागती है, बोला केंद्र पैसा नहीं दे रहा है कि भाई, लेकिन वास्तव में व्यवस्था सरकार को देना होता है। जब पहले सरकार को पैसा मिलता है, उसका ठीक से उपयोग करती है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजती है केंद्र को, तो फिर केंद्र पैसा देती है। यूँ ही ऐसे नहीं भेजती, यहाँ दिया और कुछ में आपने खर्च कर दिया। तो ये समस्या है। वैकेंसी का भी चर्चा ही हो गया सब जगह पर। नौजवान वास्तव में झारखंड में पीस रहा है। और एक बात मैं और कहूँगा कि नौजवानों के लिए कि आप ये ध्यान में रखें, 1% से भी आबादी का कम है सरकारी सर्विस झारखंड में, और आने वाला समय में और वो कम होने वाला है। क्योंकि इस समय आंकड़ा नहीं ले, हमको लगता है 3 लाख कोई समथिंग पोस्ट है जो क्या कहते हैं क्रिएट किया हुआ, सृजित किया हुआ पद है, और उसमें आधे खाली। अगर पूरा भर भी जाएगा तो आबादी 3.5 करोड़, यानी अब तो 4 करोड़ करीब करीब आबादी हो गया, यानी 1% से भी कम है। यानी अगर झारखंड की बड़ी आबादी को रोजगार देना है तो हमें यहाँ उद्योग धंधे को बढ़ाना पड़ेगा, उस क्षेत्रों में हमको विचार करना पड़ेगा। अब उद्योग धंधे को बढ़ाने के लिए क्या करना, जो हमने पहले ही कहा, एक तो कानून व्यवस्था ठीक हो, करप्शन नहीं हो, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ों को हम ठीक से करते हैं। शिक्षा, तो इसमें भी रोजगार का अवसर बढ़ता है। आप उसमें से सोचेंगे रोजगार का अवसर कैसे बढ़ता है, तो एक उदाहरण दे करके मैं समझा देता हूँ तो समझ में आ जाएगा बच्चों लोगों को। हम एक बार गए, बेलोर गए थे। बेलोर में पूरा देश से लोग जाते हैं इलाज कराने। तो हमने देखा कि अगल बगल में बहुत सारे लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न जगहों पर, क्या कहते हैं, लॉज टाइप के लोगों का घर है, मकान में लोग ठहरते हैं, यानी मकान मालिक को भाड़ा मिल जाता है, होटल में खाते हैं तो होटल भी चल जाता है। कहने का मतलब कितना बड़ा इकोनॉमिक है। अगर झारखंड में एक अच्छी हॉस्पिटल बन जाए, उदाहरण के लिए बता रहे हैं, और अच्छे बनता तो यहाँ के लोगों को भी इलाज की सुविधा होती, और देश से बाकी कोनों से भी लोग आते। जब यहाँ के लोग हैदराबाद जाते हैं, मद्रास जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो हमारा पैसा, यहाँ का पैसा यहाँ भी रह जाता, और बाहर से भी आ करके हमको यहाँ पैसा मिलता, तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता कि नहीं मिलता। एक उदाहरण बताते हैं, देवघर सावन में मेला लगता है, वो अलग बात है। सर्किट हाउस के बगल में अनुकंचल ठाकुर का एक आश्रम है। एक दिन हम देवघर में रुके हुए थे, शायद उनके यहाँ कोई फंक्शन वगैरह था, तो काफ़ी भीड़ भाड़ था। तो मैंने पूछा कि भीड़ भाड़ क्या है, बोला कि नहीं, आश्रम में 3 दिनों तक मेला है।
तो बोला कि सर यहाँ होटल में जगह नहीं मिलता है। हमारे ही कार्यकर्ता उनकी 2 होटल है। तो मैंने पूछा यार आपके होटल में वास्तव में जगह नहीं मिलता है? बोला कि सर बिल्कुल जगह नहीं मिलता है। हमने बोला कि आपकी होटल का न्यूनतम चार्ज क्या है? देवघर की मैं बात बता रहा हूँ इसी साल की। तो बताया कि सर होटल में जो न्यूनतम वो 4-5 हज़ार रुपया बताया भाड़ा। आप समझ लीजिए, अब होटल में आते हैं तो होटल में भाड़ा भी दे रहे हैं, रिक्शा में टेम्पो में घूमते हैं वहाँ भी भाड़ा दे रहे हैं, होटल में खाते हैं वहाँ भी। कितना बड़ा इकोनॉमी है, कितना बड़ा अर्थ है, कितने लोगों को रोजगार दे रहा है। कहने का मतलब हम शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सारे जो बुनियादी चीजें हैं, कानून व्यवस्था को ठीक करेंगे, करप्शन को ठीक करेंगे, तब रोजगार के अवसर बढ़ेगा, तभी झारखंड की इतनी बड़ी आबादी को काम मिल पाएगी। नहीं तो नौजवान यही सोचते रहेंगे कि भाई नहीं सरकार हमको दे देगी। हमने कहा कि सरकार के पास 3 लाख नहीं 4 लाख से कम ही पद है यहाँ पर जो स्वीकृत पद है, उससे अधिक और स्वीकृत नहीं कर सकता है। बल्कि हेमंत सोरेन ने तो 3 साल में लगभग 2 लाख पद को उन्होंने समाप्त कर दिया। अब कॉन्ट्रैक्ट में नियुक्ति होती है, कुछ काम होता है नहीं होता है, फिर उसमें भी ऑटोमेटिक सब काम होने लगा। पहले कोयला की खदानों में लोग ढेर मजदूर काम करते थे, अब तो इतना बड़ा बड़ा मशीन आ गया, एक ही व्यक्ति एक ही मशीनें काम कर देता है, एक दिन में कितना टन कोयला निकाल देता है। तो कहने का अर्थ है कि हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। मैं नौजवानों से कह रहा हूं, और हमारी सरकार अगर उस दिशा में नहीं सोच के काम करेगी तो हम सब बेकार हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, झारखंड सबसे गरीब हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बस समय की कमी है सर। हाँ सर। केवल इस पे और थोड़ा स्पष्ट जो पूछना चाह रहा था मेरा एक भाई, वो फ्यूचर प्लान फॉर यूथ शायद यही पूछना चाह रहा था कि राज्य के अंदर फ्यूचर प्लान युवाओं का क्या है, चूंकि मैया पर आप फोकस थे। बोलो। नहीं हो गया, समय की कमी है। आप ही की बात को खाली कह दे रहे हैं। जवाब दे दीजिए। इस पिछले 4 साल में मैं आ रहा हूँ। हो गया मैं बोल दे रहा हूँ वही बात। क्योंकि हमारा प्लान में ही अगर शिक्षा नहीं है, हमारे प्लान में रोजगार नहीं है, तो फिर ये बातें बेमानी हो जाएंगी ना। जो सरकार खड़ा होकर मंच में ये 5 साल के अंदर 25 लाख नौकरी दे सकते हैं और उसका कोई प्रारूप नहीं रखती है, 0 प्रारूप में बोल के निकल जाती है। राज्य का मुखिया सबसे जवाबदेह व्यक्ति का अगर ये बयान यूथ के लिए है और ये 5 साल इसी तरह से ऐसे ही चला जाता है, तो आप मान सकते हैं कि आपके लिए 0 प्लान स्टेट में इस गवर्नमेंट का है, कोई प्लान नहीं है आपके लिए। ये पहले स्वीकार करिए और उसके बाद फिर हम लोग एक्ट करेंगे। बिल्कुल इस मुद्दे को लेंगे, अभी मंत्री आने वाले हैं, उनसे सवाल करेंगे, लेकिन इस सत्र की समाप्ति की घोषणा करें उससे पहले बता दें, बाबूलाल सर बहुत अच्छा बोल रहे थे, हम लोग इनको सुनकर देखकर बड़ा हुए हैं। सर एक अनुभव साझा करना चाहेंगे। आप जब झारखंड के मुख्यमंत्री बने उस वक्त हम लोग रांची पढ़ने के लिए आए थे, और मेरा जो रूम पार्टनर था इस वक्त वो दिल्ली में कमिश्नर है, उनके पिताजी रिटायर हुए थे और उनका पेंशन शुरू नहीं हो पा रहा था। आप मुख्यमंत्री आवास में एक जनता दरबार लगाए थे और वहाँ गए और 3 दिन बाद उनका काम शुरू हो गया। तो अभी मुख्यमंत्री जी जब आए थे तो हम लोगों ने उनसे सवाल पूछा कि क्या कोई आम व्यक्ति या आम कार्यकर्ता आज के डेट में आपसे मिल पाता है, तब उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि हम कोशिश करेंगे कि ऐसा एक अरेंजमेंट करके लोगों से 1 to 1 हो। तो सर जो ज़रूरी सवाल है हम लोगों ने उनसे पूछा है, और इसके लिए आपको बहुत शुक्रिया कि झारखंड के आप जब पहले मुख्यमंत्री बने कई अच्छे प्रयास हुए, अच्छे काम हुए, और उसी रफ्तार से अब 25 वर्ष का झारखंड हो गया है। अब वो रफ्तार और तेज पकड़ेगी सर। शुक्रिया। सुदेश जी भी साथ में थे सरकार में। इस सत्र की समाप्ति की घोषणा करते हैं। समय बहुत कम है, बातें बहुत है और बहुत अच्छा लग रहा है बात करने में। सर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सर। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। In. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in